हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो आपका बीएससी थर्ड ईयर का पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स, उसके यूनिट फर्स्ट के बारे में, जो कि क्वांटम मैकेनिक्स का एक तरह से आप कह लें कि इंट्रोडक्शन है। क्वांटम मैकेनिक्स का पहले कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी उसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स जब थी तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली आपकी जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं, उसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स भी बोलते हैं। सो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो आपकी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे काम करती है, जैसे कि आपका बॉल है या फिर जो भी आपने ग्रेविटेशंस के नियम पढ़े हैं या फिर थर्मोडायनेमिक्स है या फिर आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है, ये सब आपकी क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है। और क्लासिकल मैकेनिक्स से सबसे खास बात थी वो ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स में हम जो वेव लेते हैं उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, लाइट को हम एज ए वेव ट्रीट करते हैं। तो एज ए वेव ट्रीट करने पे हमें जो फॉर्म लाइट की व्यतिकरण, विवर्तन, जिसे हम इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन या फिर पोलराइजेशन, इन सब को एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लाइट को वेव नेचर की तरह लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स लाइट कैसे बिहेव करती है, एक वेव है, ठीक है, एक तरंग की तरह बिहेव करती है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ फिनोमेना जो कि 19th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ऑब्जर्व किए गए, जिनमें से ब्लैक बॉडी रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हम बात करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। सभी आप जान लीजिए कि इन सब को एक्सप्लेन करने के लिए जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो इन सब को एक्सप्लेन करने पे फेल रही। हमें एक नई मैकेनिक्स की ज़रूरत महसूस हुई और उसे हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, या फिर प्रिसाइसली बोले तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इसको प्लांक्स की क्वांटम मैकेनिक्स क्यों बोलते हैं। और जो भी आपके क्वांटम मैकेनिक्स की एक और ख़ास बात है कि ये जो हमारे जो भी माइक्रोस्कोपिक जो भी पार्टिकल होते हैं उन पे वर्क करती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन हो गए आपके, इन पे जहाँ क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो रही है वहाँ हमारी क्वांटम मैकेनिक्स काम कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स या फिर क्लासिकल मैकेनिक्स रॉन्ग थी या फिर वो गलत थी, लेकिन वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे वो 100% करेक्ट है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो बिल्कुल फेल हो जाती है। सबसे पहले हम आज बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में, जिसे हम कृष्णिका विकिरण भी बोलते हैं। वो सब जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ब्लैक बॉडी वास्तव में क्या होती है। ब्लैक बॉडी को आप आदर्श कृष्णिका भी बोलते हैं। और तो ब्लैक बॉडी से, ब्लैक से मतलब ये नहीं है कि कोई भी ब्लैक कलर का मटेरियल है तो वो आपका ब्लैक बॉडी होगा। ब्लैक बॉडी से मतलब है कि कोई भी मटेरियल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उस पर आप कोई लाइट में, यहाँ हम सिर्फ विजिबल लाइट की बात नहीं करते, हम हर तरह का जो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपका स्पेक्ट्रम होता है उस लाइट की बात करते हैं। जब भी हम फिजिक्स में लाइट की बात करते हैं तो सिर्फ विजिबल लाइट नहीं, किसी भी तरह की, चाहे वो आपकी इंफ्रारेड हो, चाहे आपकी वो अल्ट्रा वायलेट हो, किसी भी तरह की लाइट जब भी हम उस ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वो सारी लाइट को क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो वो आपका मटेरियल क्या कहलाएगा, ब्लैक बॉडी कहलाएगा। ओके, ब्लैक बॉडी और इससे निकलने वाली रेडिएशन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे या फिर उसका अध्ययन करेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वो रेडिएशन कैसे निकलती है, किस तरह से हम उसका अध्ययन करते हैं और उससे हमें क्या जानने को मिला और क्या नई चीज़ निकली, उसके बारे में आज हम देखेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, तो आपने कभी एक आयरन रॉड को गर्म होते हुए देखा होगा। तो आयरन रॉड जब नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो आपको जिस भी कलर की उसी कलर की दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे आप उसको गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा है, वो रेडिएशन एमिट कर रहा है लेकिन वो विजिबल रेंज में नहीं है,
वो आपके इंफ्रारेड रेंज में होती है, जिसको आपने आपकी आईज देखने के लिए सेंसिटिव नहीं होती है। तो हर टेम्परेचर पे हर बॉडी कोई भी मटेरियल किसी भी टेम्परेचर पे हो, अ, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपकी रेडिएशन को क्या करता है, एमिट करता है। सी एब्जॉर्प्शन और एमिशन में बहुत फाइन बहुत रिलेशन होता है कि कोई भी बॉडी जो जिस भी रेडिएशन को एब्जॉर्व करती है, वो वही रेडिएशन अगर आप उस बॉडी को गर्म करोगे, उस ऑब्जेक्ट को गर्म करोगे, तो वही रेडिएशन क्या करती है, एमिट करती है। सो आपकी ब्लैक बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्वर भी होती है और वो परफेक्ट एमिटर भी होती है। तो जो वो रेडिएशन जिस फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन वो एब्जॉर्व कर रही है, उसी फ्रीक्वेंसी अगर आप उसको गर्म करेंगे तो वो उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को क्या करेगी, एमिट भी करेगी। सो अब हम एग्जांपल लेते हैं जो आपने बहुत सबने देखा होगा कि जब भी हम किसी मटेरियल को, या फिर आप आयरन रॉड का एग्जांपल ले लो, उसको गर्म करते हैं तो वो अपना कलर चेंज करती है। जैसे जैसे हम उसको गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि वो रेड होती है, उसके बाद येलो होती है और उसके बाद उसका कलर वाइट होता है, जैसे जैसे हम उसको गर्म करते जाते हैं। सो ये जो रेडिएशन है, जो आप विजिबल, ये रेडिएशन हमें, क्योंकि विजिबल रेंज में इसलिए हमें दिखाई दे रही है। सो इसी रेडिएशन का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी हो तो उसको क्या बोलेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। सो हम क्या देखते हैं इस एग्जांपल में, हमने क्या देखा, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, जो फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या करती जा रही है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है। सो आप क्या कोई बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है? सच नहीं। कोई भी हमारे कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो बिल्कुल परफेक्ट, कोई भी चीज़ को परफेक्ट एब्जॉर्व करता हो, या फिर जो भी रेडिएशन उस पर बात करें। अप्रोक्सीमेटली हमें कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो 90 to 95% आपके जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्व कर लेते हैं और उसी रेडिएशन को वो एमिट करते हैं। सो दो साइंटिस्ट हुए। सो आप किस तरह से एक ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था लेमर और प्रिंगशम। इन्होंने 1899 में एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या किया, अध्ययन किया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम कैसे क्रिएट करते हैं, या फिर कैसे हम एक ब्लैक बॉडी बनाते हैं, तो उसका एक्सपेरिमेंटली हम उसको कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि एक कुछ गोल सा है और आपको एक रेज अंदर आती दिख रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। सो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक कैविटी लेते हैं और उसके अंदर, कैविटी के अंदर के पार्ट को हम एक कोटेड कर देते हैं, और जो भी रेडिएशन इसके अंदर आएगी तो ये परफेक्टली ऑब्जर्व है। तो इसके अंदर जो रेडिएशन है वो क्या करेगी, एब्जॉर्व कर, कुछ लाइट को एब्जॉर्व करेगी, कुछ लाइट को एमिट करेगी। लेकिन कभी भी ये लाइट क्या नहीं होगी, तो जो भी लाइट इसके अंदर एंटर करेगी तो वो क्या हो जाएगी, परफेक्टली काफ़ी सारे एब्जॉर्शन और एमिशन के बाद, या फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराने के बाद ये क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली एब्जॉर्व हो जाएगी। तो जो ये छेद है, जो आपका होल है, ये एज ए ब्लैक बॉडी आपके वर्क करेगा। सो इस छेद से निकलने वाली जो रेडिएशन है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं। और जब हम उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसी और जो एनर्जी डेंसिटी है, जो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जो निकल रही है, उसके बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो हमें कर्व कुछ इस तरह का मिलेगा। सो आप देख रहे हैं कि ये कर्व अलग अलग टेम्परेचर पे ड्रॉ किया हुआ है। जैसे ये आप 3000 केल्विन पर, 4000 केल्विन पर, 5000 केल्विन पर। सो इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितनी एमिट हो रही है, तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी, इंटेंसिटी कहलाएगी। और जो एक्स एक्सिस पे हमने लिए, जो वेवलेंथ लिए, जिस भी वेवलेंथ की हमें रेडिएशन मिल रही है, और उस रेडिएशन में आपका कितना इंटेंसिटी आपको मिल रही है, या फिर कितना आपको एनर्जी डेंसिटी को मिल रही है, उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करते हैं और हमें कुछ इस तरह का कर्व मिलता है। अब इस कर्व को देखने के बाद जब लेमर और प्रिंगस्टन ने ये काफ़ी एक मटेरियल पे नहीं, काफ़ी मटेरियल के लिए किया और अलग अलग टेम्परेचर पे किया। सो उन्होंने एक चीज़ जो ऑब्जर्व की, उन्होंने कहा कि रेडिएशन जो है वो डिपेंड नहीं कर रही कि मटेरियल कौन सा है, कि किस टाइप का, या फिर उसका शेप कैसा है। वो डिपेंड कर रहा है कि टेम्परेचर पे आपका जो कर्व है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, कि आपका टेम्परेचर कितना है।
और आपके लैम्ब्डा पे डिपेंड कर रहा है। सो इस कर्व को अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। इससे पहले कि आपके ब्लैक बॉडी रेडिएशन काम क्या आता है, तो आप कभी भी देखेंगे कि सन का आप बहुत सारे स्टार्स का टेम्परेचर देखते हैं। जैसे कि सन का टेम्परेचर, सन भी एक स्टार है और सन एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की जैसे आपके बिहेव करता है, क्योंकि वो हर वेवलेंथ की हर फ्रिक्वेंसी की आपकी रेडिएशन क्या करता है, एमिट करता है। तो आप सन को भी एज ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन ब्लैक बॉडी मान सकते हैं। जैसे भी आपके कोई भी स्टार है उसका टेम्परेचर अगर आपको निकालना है, और अगर आप उसको लाइट वो किस कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये आपका एक सीरियस एक स्टार है जिसका नाम सीरियस है, जो कुछ ब्लू कलर का रहता है। तो ब्लू कलर की वेवलेंथ अगर आप पता है, तो हमें उसका उसका रेडिएशन को अगर हम स्टडी करें तो हम उसका टेम्परेचर को कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो ये बहुत एस्ट्रोफिजिक्स में ये चीज़ें बहुत काम आती है कि सन का टेम्परेचर हमें कैसे पता है। तो वो चीज़ आप बिल्कुल ब्लैक बॉडी रेडिएशन से निकाल सकते हैं। ये वैसे है। आगे हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो है, इसको हम स्टडी करेंगे और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं वो हम देखेंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि जो ये कर्व है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए कर्व खींचा है, तो यहाँ 3 टेम्परेचर हमने लिए हैं। आप देखेंगे कि जो कर्व है वो एकदम कंटिन्यूअस है, वो कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, वो कंटिन्यूअस है। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अगर आप पर्टिकुलर किसी एक टेम्परेचर पे अगर आप देखेंगे, तो जैसे जैसे आपका फ्रीक्वेंसी आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है, वैसे वैसे आपका इंटेंसिटी बढ़ती है और एक पीक पॉइंट पे आती है, और फिर बाद में जाके क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है उसके साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और जो मैक्सिमम जो आपकी इंटेंसिटी है, वो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो लोअर वेवलेंथ की तरफ क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3000 पे जो पीक है वो आपका हायर हायर वेवलेंथ पे है, और जो 4000 पे आपका जो है वो आपका क्या है, आपका वो उससे कम वेवलेंथ पे है। और जो और हाई अगर आप जाएंगे हाई टेम्परेचर पे, तो जो उसका पीक है वो क्या है, लैम्डा उसके लिए लैम्डा क्या है, और भी ज़्यादा कम है। आप जो देख रहे हैं जो सारे पीक है वो आपके विजिबल रेंज में आ रहे हैं। तो जब भी आप किसी बॉडी को गर्म करते हैं, जैसे 400 डिग्री टेम्परेचर पे है, तो मैक्सिमम पीक वाला जो कलर है, जैसे 500 पे केल्विन पे आपको बॉडी वाइट दिखेगी, वाइट आउट दिखेगी, 400 पे आपको रेड आउट दिखेगी, या फिर 300 केल्विन पे आपको मोस्टली जो आपके होते हैं वो इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। ओके। इससे इसको स्टडी करके आपके 2 रूल निकल के आए ब्लैक बॉडी रेडिएशन के। तो ये सब हमने देख ही लिया है कि किस तरह से आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व किस तरह से हमें मिलता है, और इसकी क्या क्या हमने ऑब्जर्व किया कि ये सिर्फ लैम्डा और टी की वैल्यू पे डिपेंड करा है। जो आपका किसका फंक्शन है, सिर्फ आपका जो एनर्जी डेंसिटी है, सिर्फ 2 चीज़ों का फंक्शन है, एक या तो लैम्डा का या फिर टी का। ठीक है। तो इससे हमें 2 लॉज निकल के आते हैं। एक को हम बोलते हैं स्टीफन्स लॉ और एक को हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिनके बारे में आपने बहुत पढ़ा भी होगा और जिनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपके नेट के लिए या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और इससे बहुत बहुत सवाल पूछे जाते हैं नेट में। इस पे बहुत सवाल पूछे गए हर साल, आपको कोई ना कोई, या फिर इस पे आपको बहुत सारे आपको इसको क्वेश्चंस मिलते हैं, जो आप चाहें तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, द टोटल एनर्जी एमिटेड या रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर ऑफ ए ब्लैक बॉडी अक्रॉस ऑल वेवलेंथ पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द ब्लैक बॉडीज थर्मोडाइनिक टेम्परेचर। तो जो भी हमारा टेम्परेचर है, जो हमारी रेडिएशन एमिट हो रही है, टोटल रेडिएशन मतलब एरिया अंडर द कर्व, जो भी कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर की पावर पे। कितनी पावर पे, टेम्परेचर की पावर 4 पे। ये चीज़ हमें ऑब्जर्व की गई
जैसे हमारा यहाँ टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है और इसके एरिया अंडर द कर्व टोटल रेडिएशन जितनी एमिट हो रही है उनके बीच में जो रिलेशन हो जाता है वो क्या होता है, स्टीफन्स लॉ। सो E इज इक्वल्स टू सिग्मा टी। सिग्मा यहाँ हमारा क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट लॉ जो हमारा आता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है कि जो पीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है लैम्डा की, जिस पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिल रही है, वो क्या कर रही है, टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, टेम्परेचर और उसमें क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू, लैम्डा मैक्सिमम यहाँ क्या है, वो वेवलेंथ जिस पे हमें इंटेंसिटी क्या मिल रही है, मैक्सिमम मिल रही है। सो इसको हम बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और जो यहाँ आपको 0.0029 दिख रहा है ये कांस्टेंट है, इसको वीन्स कांस्टेंट बोलते हैं। सो इसके बाद जो दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जो कर्वेचर है इसको समझाने की कोशिश की यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स, और वो कितने इसको समझाने में सक्सेसफुल रहे और कितने नहीं, और उन्होंने क्या चीज़ें यूज़ की और क्या चीज़ें नहीं, और प्लांक ने क्या उनसे अलग चीज़ यूज़ की, और किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम शब्द का आपके ओरिजिन हुआ, और कहाँ से ये चीज़ आई कि लाइट एक वेव नहीं होती, या फिर लाइट वेव भी होती है और लाइट आपके एक पार्टिकल के जैसे बिहेव करती है जिसको हम क्वांटा बोलते हैं। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।